गर्भवती महिलाओं को कोई प्राथमिकता दे ही नहीं रहा, उनके बारे में कोई गाइडलाइंस आखिरकार जारी क्यों नहीं कर रही केंद्र सरकार? देखिए, जहां तक किस ग्रुप को वैक्सीन देना है नहीं देना है, वह डिपेंड करता है कि उस ग्रुप को देने से फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और उसका जो असेसमेंट किया जाता है। जहां तक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एक भ्रूण भी है, जो उसके साथ किसी भी ड्रग का उस पर क्या इफेक्ट होगा, अभी तक हमारा कोई भी स्टडी इतनी नहीं हुई है। इसलिए रिस्क असेसमेंट करना जो है ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर थोड़ी बहुत अभी कुछ जगहों पे इसके भी क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, बट उनके रिपोर्ट्स आने चाहिए। लेकिन उसके पहले हमें रिस्क असेसमेंट करना चाहिए कि क्या गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा रिस्क है। जो अभी तक एविडेंसेस हैं, गर्भवती महिलाओं को उतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, जितना सबको रिस्क है इन्फेक्शन का, उतना ही रिस्क है। लेकिन सीवियरिटी होने का कुछ गर्भवती महिलाओं में, जैसे जो कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ हैं, या हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओबेज हैं, स्पेशली ओबेज में ज़्यादा पाया गया है, और इसके कुछ एविडेंसेस हैं। इस जो अभी तक एविडेंसेस हैं, उस बेसिस पे कहा जा सकता है। और हमें रियली सीवियरिटी कितना है इनमें कोविड से गर्भवती महिलाओं में, और इसका बेनिफिट कितना होगा वैक्सीन देने से, उसका असेसमेंट करना चाहिए। क्योंकि एक रिस्क जो है बच्चों में हो सकता है, अभी हमें नहीं पता कि कितना है। लॉन्ग टर्म क्या रिस्क हो सकता है जो भ्रूण पल रहा है उसके ऊपर। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को ज्यादातर दवा हम अवॉइड करते हैं। बहुत सी सेफ दवाएं हैं। गर्भावस्था के दौरान जो है कोई भी दवा भी हम देना नहीं चाहते अनटिल अनलेस वो इमरजेंसी ना हो। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चों पे सारे दवाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा अभी या लॉन्ग टर्म प्रभाव, इसलिए जो है उसको अवॉइड किया जाता है। लेकिन हमें अगर कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी है तो हमें एसेस करके उसको देखना चाहिए और तब उसको रिकमेंड करना चाहिए। डॉक्टर संजय, आप कह रहे हैं रिस्क असेसमेंट बहुत ही जरूरी है, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं डॉक्टर सुरुचि शुक्ला कि बहुत से देशों में, अमेरिका, यूके, ब्राजील, फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना, स्पेन, मेक्सिको, नीदरलैंड्स, ये सभी देश हैं जहां पर प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन लगाई जा रही है। जी बिल्कुल। अगर जैसा कि सर कह रहे थे कि अगर हम बेनिफिट और रिस्क को वे करें, वैक्सीनेशन में बेनिफिट और रिस्क को वे किया जाता है, स्पेशली इन प्रेगनेंसी बच्चों में, कि अगर उनकी बेनिफिट ज़्यादा है कंपेयर टू रिस्क, तो आप ये ज़रूर दे दीजिए। जैसे कि लैक्टेटिंग वुमेंस में जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनमें ये वैक्सीन दिया जाता है क्योंकि इसकी एंटीबॉडी ब्रेस्ट मिल्क में पाई गई है, तो ये बच्चों को भी प्रोटेक्शन देंगी वैक्सीन के बाद। तो जिस तरीके से ये प्रूफ हुआ है कि लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ये हेल्पफुल है, तो प्रेगनेंसी की स्टडीज़ अभी भी बहुत सी चल रही हैं और ट्रायल बेसिस पे चल रही हैं। सिंस आप समझ सकते हैं ये वायरस 2019 दिसंबर से आया है ये हमारे पास, और एक प्रेगनेंसी कंटिन्यू करके डिलीवर करने में 9 महीने का जो समय लगता है, उसमें ये स्टडीज़ देखी जाएंगी कि ये किस तरीके से बच्चों में कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं दे रहा है, कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो रहे हैं, कोई इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, कहीं कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं हो रही हैं। तो ये सब बहुत स्टडी करने वाली चीज़ है। तो ये एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है, सिर्फ एक वो खुद का उसका प्रोटेक्शन नहीं है, वो अपने बच्चे को ये ट्रांसफ़र ना कर दे और कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन नहीं हो जाए, क्योंकि ये वैक्सीन्स हैं। जैसे mRNA पे बहुत सी स्टडी हुई हैं, तो mRNA की सेफ्टी भी आ रही हैं, डाटाज हैं उसके कि mRNA वैक्सीन्स आर सेफ टू प्रेग्नेंट वेमेन। लेकिन जहीं पुरानी हम अगर हम वैक्सीन्स की बात करें, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स जो थी, उसमें मिस कैरेजेस बहुत सी स्टडीज़ ने दिखाया था कि प्रेग्नेंट वुमेन को देने पे मिस कैरेजेस हो रहे हैं। तो अभी पूरा डाटा आना अभी बाकी है, क्योंकि ये इतने मास लेवल पे प्रेग्नेंट वुमेन को देकर उनको रिस्क और बेनिफिट वे करके, उनका 9 महीने तक स्टडी करके बच्चों का आउटकम देखकर ही ये चीजें लागू हो सकती हैं। जी ठीक है, तो ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और इससे बचने के लिए आप कह रहे हैं कि रिस्क असेसमेंट बहुत ही जरूरी है। लेकिन डॉक्टर नीलम मोहन, प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं वो हाई रिस्क जोन में हैं, और इस बार की स्टडीज ये भी बताती हैं कि 4 गुना डेथ रेट ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन में इस बार की लहर में बढ़ गया है, जो कि हम पहली लहर में नहीं देख रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि वैक्सीनेशन की जहां तक बात आती है तो उन्हें हाई प्रायोरिटी ग्रुप में भी रखना बहुत जरूरी हो जाता है? जी, मेरे हिसाब से 2 तरीके से देखना चाहिए हम।
सकती है और दूसरी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहली बात, कोविड इन्फेक्शन के साथ इसमें दो राहें नहीं है। आप कोई भी पेपर लिटरेचर निकालें, क्लियरली बता दिया गया है कि प्रेगनेंसी में सीवियर इन्फेक्शन होता है और फेटालिटी दोनों आम पॉपुलेशन से ज्यादा है। जो नंबर ऑफ प्रेग्नेंट विमेन इफ यू कंपेयर टू उनकी एज की नॉन प्रेग्नेंट, जो या तो ऑक्सीजन की फैसिलिटी, आईसीयू में जाना पड़ा, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी या वेंटिलेशन, ये सारी मात्रा क्लियर कट स्टडीज बताती हैं कि हायर है। तो इसमें दो राय नहीं, चाहे आप सीडीसी का डेटा ले लो, WHO का डेटा ले लो, आपको दोनों ये बताएंगे। और दूसरा ये बताता है कि क्या आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें ये एविडेंस आया है कि प्री टर्म डिलीवरीज थोड़ी ज्यादा पाई गई है ऐसे बच्चों में, तो वो प्रीमेच्योरिटी के साथ उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ दैट। एंड वेरी स्मॉल मात्रा में मदर से बच्चे को इन यूट्रो जाता है उसके डाउट, बट अधिकतर उसके बाद हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन के ऊपर पेपर्स आए हुए हैं। लेकिन क्योंकि मदर को भी ये रिस्क फैक्टर है, मेरे हिसाब से डेफिनेटली उन्हें ये वैक्सीन के लिए 100% कंसिडर करना है। लेकिन जब मैं कहती हूँ कंसिडर करना है, हम दो जीवन की बात कर रहे हैं, मदर और उसके साथ साथ एक छोटा नवजात शिशु जो पेट में पल रहा है। उसके लिए जैसे बताया मेरे पैनलिस्ट ने, सेफ्टी डेटा देखना है। लेकिन अगर आप WHO की जो एक्सपर्ट सौम्या स्वामीनाथन, जो इंडियन एक्सपर्ट हेड है वहां पे सेक्रेटरी लेवल पे, उनसे यही सवाल किया गया जो आप मुझसे कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि यूजुअली कोई लाइव वैक्सीन हम नहीं दे रहे हैं। हम या तो mRNA वैक्सीन जो फाइजर एंड मॉडर्ना USA में, जिनकी सेफ्टी प्रेग्नेंट वीमेन में 2 ट्रायल हो चुके हैं और सेफ दी गई है। अब इंडिया में मुद्दा उठ रहा है कि हमारी वो वैक्सीन है, हमारे पास इनएक्टिवेटेड कोवैक्सीन या कोविशील्ड वेक्टर है, क्या ये सेफ है? तो इसमें क्योंकि वो लाइव वैक्सीन नहीं है, वो हाइपोथेसिस है कि ये सेफ है। मेरे हिसाब से तुरंत ही ये स्टडी स्मॉल प्रोपोर्शन, सारी इंटरनेशनल फेडरेशन ये कहती हैं कि मदर को चॉइस दी जाए और मदर को पूछा जाए कि वो लेना चाहिए या नहीं, और उसमें ये आपकी स्टडी आएगी और क्लियर कट विद इन नो टाइम आपके डेटा महीने के अंदर से कम में आप डेटा बता देंगे कि सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी दोनों, क्योंकि इसी प्रकार से USA में स्टडी हुई भी है mRNA में, इजराइल में दे दी गई है, UAE में दे दी गई है, दुबई में दे दी गई है। लेकिन डॉक्टर नीलम, ऐसे में महिलाओं को भी ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि खतरा क्या हो सकता है। ये तो डॉक्टर ही सही जानकारी दे सकता है किसी पेशेंट को। यहाँ मैं डॉक्टर अर्चना को भी जोड़ना चाहूंगी। डॉक्टर अर्चना, प्रेग्नेंट महिलाओं को वैक्सीन से क्या खतरा हो सकता है? जो बच्चे को जो खतरे की बात की जा रही है, किस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, किस बात का डर है? जैसे डॉक्टर मोहन ने कहा, अभी तक जो वैक्सीन कोविड के लिए यूज हो चाहिए, mRNA बेस्ड वैक्सीन है और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है या वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। इनमें से कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं है। तो अगर हम थ्योरेटिकली देखें या पास्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स देखें, तो टेक्निकली अपार्ट फ्रॉम लोकल डिस्टर्बेंस के, जहां इंजेक्शन लगा वहां दर्द हुई या थोड़ा सा फीवर आया या कुछ रैश हो गई या फ्लू लाइक सिम्टम आया, इसके अलावा टेक्निकली स्पीकिंग माँ को कोई भी रिएक्शन या कोई भी और एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से सिमिलरली, क्योंकि ये कोई डिजीज क्रिएट नहीं कर रहा मदर में, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ये माँ में जाकर सिर्फ इम्यूनिटी क्रिएट कर रहा है, एंटीबॉडीज का पैदा होना क्रिएट कर रहा है, ये किसी तरह की बीमारी को इवोक नहीं कर रहा। इसलिए ध्यान से देखा जाए और लॉजिक से देखा जाए तो इसका बच्चे पर भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि वैक्सीन लेने पर जो लोकल इरिटेशन है या कुछ लो ग्रेड फीवर 2-3 दिन 4 दिन के लिए, या जैसे एस्ट्राजेनेका और हमारी कोविशील्ड वैक्सीन के साथ कुछ वर्ल्ड वाइड स्ट्रेस इंसिडेंसेस हुए थ्रोम्बोसाइटोसिस के या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के, इस तरह के कुछ बिल्कुल रेयर एडवर्स इफेक्ट्स हों, उसके लिए तो कुछ कमेंट करना बड़ा मुश्किल है।
पर हाँ डेफिनेटली मोटा माटा अगर आप देखें कि एक इनएक्टिवेटेड या एक mRNA बेस्ड वैक्सीन हमने लगाई माँ को और उसका बच्चे पे कोई साइड इफेक्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो इस वेव में हमने जिस तरह से मदर्स को इफेक्ट होते हुए, सफर करते हुए और नियोनेट्स को भी कुछ हद तक इफेक्ट होते हुए देखा है, अगर हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखें तो देयर इज अ क्लियर बेनिफिट in vaccinating the pregnant women। और मुझे लगता है कि it is time the Ministry of Health and Family Welfare and other authorities who are deemed to take a decision, जैसे लैक्टेशन पर एक क्लियर कट गाइडलाइन आ गई कि हाँ लैक्टेटिंग वुमेन शुड बी वैक्सीनेटेड, वैसे ही प्रेग्नेंट वुमेन पे आ जानी चाहिए। और ये जरूर है कि हम 2 जिंदगियों से डील करें और हम कोई भी इसकी इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन नहीं करना चाहते कि ट्रायल्स होनी चाहिए, वुमेन शुड बी ऑफर्ड द वैक्सीन, और यदि वो लेती हैं तो ऑफ कोर्स वो एक बड़ा सा ट्रायल ग्रुप हो जाएगा। हम बहुत बड़ी आबादी हैं, 5% तकरीबन हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है हमारी पॉपुलेशन में से। तो अगर हम सिर्फ अपनी कुछ परसेंटेज प्रेग्नेंट वुमेन भी वैक्सीनेट करेंगे तो परहैप्स वो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रायल हो जाएगी ऑन वैक्सीनेशन। और लॉजिकली जितना हम पास्ट में देख चुके हैं, मेरी समझ ये कहती है कि इस वैक्सीन से माँ को या बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अलबत्ता इन दोनों को फायदा होने के अलावा क्योंकि बहुत सारी सेगमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स भी हैं, तो जितने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से या हेल्थ केयर पर्सनल से वो डील करती हैं वो उनको भी प्रोटेक्शन है, और जिनसे वो घर में डील करते हैं उनको भी प्रोटेक्शन है। तो आप एक प्रेग्नेंट माँ को वैक्सीनेट करके 4 सब ग्रुप ऑफ लोगों को एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो द लेसर सेड अबाउट दिस वैक्सीन उतना भी मतलब वो भी कम है जितना भी बोला जाए। मैं इस पे कमेंट लेना चाहूंगी डॉक्टर संजय, ये जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की बात की जा रही है कि इसका जो नेगेटिव असर है वो कम ही होगा, जैसा कि इस पैनल में जो बात निकलकर सामने आई है, और जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनके मन में जरूर ये सवाल भी है कि देखिए जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं पहले ही स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बहुत सारी प्रॉब्लम से वो जूझ रही होती हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए जाना, रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना, उससे भी वो घबरा रही हैं क्योंकि अगर वो जाएंगी बाहर तो कहीं वहां से वो इन्फेक्शन कैच ना कर लें, एक ये भी खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में उनको वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि रिस्क असेसमेंट जरूरी है, और आजकल डिजिटल डेटा हमारे पास है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, 4 टाइम ज़्यादा हो रहा है, 4 टाइम ज़्यादा केसेज होंगे तो 4 टाइम्स ज़्यादा ये भी होगा। सारे ग्रुप में हुआ, यंग में भी हुआ, लेकिन जब एनालिसिस किया गया कि चिल्ड्रन में बहुत हुआ या यंग चिल्ड्रन में, प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट वही रहा सारे ग्रुप का, जो कंट्री का डेटा ICMR ने रिलीज किया। इसलिए रिस्क असेसमेंट जरूरी होता है, क्योंकि अगर रिस्क ज़्यादा है तो डेफिनेटली देना चाहिए, और रिस्क अगर नहीं है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो उतनी ही ये रिस्क पे हैं, तो हमें अगर और नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन से काम अगर चल सकता है कि हम दूरी मेंटेन रखें, थोड़ा ज़्यादा बच के रहें, बाकी लोग जो नॉर्मल अगर जीवन जी रहे हैं उस तरीके से नहीं, थोड़ा अगर प्रेगनेंसी के समय इस 9 महीने में हम थोड़ा ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें ओवर प्रोटेक्शन से। और मास्क भी काफ़ी इफेक्टिव टूल है, ये जहाँ तक एविडेंसेस जनरेटेड है कि मास्क भी उतना ही प्रोटेक्शन करता है जितना हमारा ये कर रहा है इन्फेक्शन की प्रोटेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी वैक्सीन कर रहा है। तो इसलिए देखिए, मैं जब तक एविडेंस ना हो सिर्फ स्पेकुलेशन पे, संभावना पे कि नहीं करेगा, और ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन की हम स्ट्रेंथ कहते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है कि नहीं ये पार्टिकुलर मेडिसिन जो है देने से ये बेनिफिट हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है, ये हमारे पास होना चाहिए। कल जो है बहुत सी ड्रग्स हमने यूज की है, प्रेगनेंसी में भी यूज हुई है, और उसको बाद में डिसकंटिन्यू किया गया, कुछ ने क्लेफ्ट पैलेट करना शुरू किया। उस समय जब दिया गया था तो यही कह के दिया गया था कि सेफ है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा एविडेंस जनरेट करना चाहिए, बिना किसी एविडेंस का नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें देना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में रिस्क है तो हमें लाइफ बचाना, रिस्क को बचाना हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, और जिसकी लाइफ इस समय डेंजर पे है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। कल आने वाले की लाइफ की भले भी हमें चिंता करें, उसकी हमें चिंता पहले फर्स्ट अगर करनी होगी तो करना चाहिए, लेकिन वह हमें पूरा पता होना चाहिए कि ये रिस्क है और ये वैक्सीन से बेनिफिट होगा, ये डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए और उसके बाद शुरू करना चाहिए अगर है तो, रिस्क ज्यादा है तो। बट इसके थोड़ी सी जो है हमारे पास पूरी डिजिटल डेटा है और किया जा सकता है, सिर्फ जो है उसके लिए बस एफर्ट्स करने होंगे। जी हाँ डॉक्टर नीलम मोहन, बच्चे के जन्म के कितने दिन बाद सेफ है कि जो महिला है वो वैक्सीन के लिए जा सकती है?
जनरली ये कहा जाता है कि व्हेन शी इज फिट इन लैक्टेटिंग तो कपल ऑफ वीक्स के बाद ही मदर उसको ले रही है, बट ऐसे कोई मनाही नहीं है उसके बाद, क्योंकि उनको, इसीलिए मैं वो 2 स्टडीज के तरफ आपको ले जाना चाहूंगी। वो जो स्टडीज के बारे में मैं यूएसए में बात कर रही थी, इनफैक्ट यूएसए में भी अगर आपको जान के हैरानी होगी कि पहले स्टडीज प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं हुई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि काफी सारी वुमेन जो एक्सीडेंटली वैक्सीन ले चुकी थी और लेटर ऑन प्रेग्नेंट हो गई, तो तब उन्होंने अपना डेटा जब रेट्रोस्पेक्टिवली देखा तो उन्हें पता चला कि वो उनको मिल चुका था और उनकी डिलीवरी भी सेफ हुई, कोई प्लाजेंटल कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। दैट गिव देम कॉन्फिडेंस। उसके बाद 2 ग्रुप में, एक में 90 और एक में 108 लोगों को कंट्रोल विद मदर, और ये 3 चीज उन्होंने देखा कि कितनी सेफ्टी है, क्या बच्चों में कोई डिफरेंस बेबी में है, क्या एंटीबॉडीज बच्चे को बचा सकेगी, क्या एंटीबॉडी का लेवल सेम है जो एक नॉन प्रेग्नेंट है। तो लकीली जो नॉन प्रेग्नेंट विमेन की जितनी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनी, जितनी टी सेल्स मेमोरी जो बात कर रहे थे, तो दे फाउंड नो डिफरेंस, और उनका ये कहना था कि मे बी इट वाज प्रोटेक्टिव टू द न्यूबॉर्न। दैट इज वाई सीडीसी ने उसको ओके करा, और जो मैं बता रही थी, लेकिन ये सत्य जैसे दूसरे पैनलिस्ट बोल रहे, हम सबकी मांग ये है, मेरे ख्याल से आपकी भी मांग ये है कि तुरंत ही इनकी सेफ्टी, देखो बच्चों के जो ट्रायल हो रहे हैं उसमें तो टाइम लग रहा, क्योंकि हम उनकी डोज चेक कर रहे हैं, सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी, काफी कुछ चेक कर रहे हैं। हमें प्रेग्नेंट वीमेन में अगर हम लास्ट ट्राइमेस्टर से भी ट्राई करेंगे कि भाई हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दिए, क्योंकि यूएसए में जो 2 स्टडी हुई, एक में उन्होंने लास्ट ट्राइमेस्टर में यूज किया, दूसरी स्टडी में उन्होंने सारे ट्राइमेस्टर यूज किया और शो किया कि कुछ फर्क नहीं है। तो जो लास्ट ट्राइमेस्टर अगर हम यूज करें ताकि विमेन की डिलीवरी हो जाए और हमें जल्दी से रिजल्ट पता चल जाए, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया। और जो सारी एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई लाइव वैक्सीन नहीं है, और सो वी सी नो रिस्क, लेकिन हर एक चीज में एक आम बात है कि हमें एक स्टडी दिखानी होती है, क्योंकि हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कर रहे हैं, इसीलिए जो अप्रूवल आता है, क्या आता है, इमरजेंसी अप्रूवल बोलते हैं हम। तो वो इमरजेंसी अप्रूवल जिस तरीके से स्टडीज, वही हमारी मांग है कि ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और जिसमें रिस्क हाई है, एटलीस्ट बच्चों में तो आप कह रहे थे कि रिस्क नहीं है, थोड़ों को है, लेकिन ज्यादा पॉपुलेशन है, इसमें तो हम वो भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रेग्नेंट वुमेन में रिस्क है ओबेसिटी, डायबिटीज। डॉक्टर नीलम मोहन में बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि जो फीडिंग मदर्स हैं वो अपना जारी रख सकते हैं वैक्सीनेशन से पहले और बाद में फीड देना, बहुत ही छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी डॉक्टर अर्चना, आप उस पर जवाब दें। मैं जवाब देने से पहले 2 मुद्दे उठाना चाहती हूँ। एक, ऐसा साइंटिस्ट पैनलिस्ट सेड कि वी स्क्रीन, कि हम उन महिलाओं को स्क्रीन आउट करें जो हाई रिस्क हैं और उनको वैक्सीनेट करें। ये जो वेव गई, इसमें हमने देखा कि कोई लॉजिक नहीं चला। यंग वुमेन जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं थी, कोई डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज कुछ नहीं थी, इवन दे हैव बीन इफेक्टेड, दे हैव गॉन ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन, वो आईसीयू में गई, वेंटिलेटर पे गई, सम इवन डिड नॉट मेक इट। तो शायद ये वेरिएंट ऐसा है, या जो अब ये नए वेरिएंट्स आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि इनके लिए कुछ भी क्वालिफाई करना कि हाई रिस्क, नॉन हाई रिस्क, दैट बिकम्स अ लिटिल अनसर्टेन। तो जहां जान, जिंदा रहना वर्सेस लूजिंग अ लाइफ, आई थिंक वैक्सीनेटिंग वर्सेस नॉन वैक्सीनेटिंग, दिस डिसीजन इज फ्रैंकली क्लियर। दूसरा, लैक्टेटिंग मदर्स अगर वैक्सीन लेती हैं, जो आपका सवाल है, वो बिल्कुल अपने बच्चे को फ्रॉम मिनट 1 दूध पिला सकती हैं। अगर वो वैक्सीनेट होती हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं, तो वो एंटीबॉडीज ब्रेस्ट मिल्क में भी सिक्रीट होती हैं। सिमिलरली अगर किसी माँ को कोविड हुआ है, वो भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करेगी। लैक्टेटिंग मदर जिसने कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी लिया है, वो भी डेफिनेटली अपने बच्चों को फीड करेंगी। वो ना सिर्फ बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी दे रही हैं थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, वो ये भी इंश्योर कर रही है कि बच्चे को जो और साइड इफेक्ट्स होते हैं या और नुकसान होते हैं बॉटल फीड या टॉप फीड के, वो भी ना हो। इसलिए फ्रॉम द वर्ड गो, जब आपने लैक्टेशन में वैक्सीनेशन लगाई,
2 हफ्ते एक बहुत सेफ पीरियड है। 2 हफ्ते के बाद आप तुरंत वैक्सीन लगवा सकते हैं और लगाने के तुरंत बाद से ही आप, चलिए इसको लेकर तो गाइडलाइंस क्लियर है, लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि अब एक पॉलिसी जो है वो प्रेग्नेंट विमेन को लेकर अब बहुत साफ आ जानी चाहिए कि उनको वैक्सीनेशन का, क्योंकि इसमें काफी देरी हो रही है। हम दूसरे देशों में देख रहे हैं वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है और यहां भी हाई रिस्क जोन में है ये महिलाएं, और ऐसे में उनको वैक्सीनेट करना बहुत ही जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस वक्त हमें खबर मिल रही है कोलकाता से, जहां न्यू टाउन इलाके में पश्चिम बंगाल पुलिस और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर 2 अपराधियों को मार गिराया है। आरोपियों की पहचान जयपाल भुल्लर और जस्सी खरड़ के रूप में हुई है। पंजाब पुलिस को कई मामलों में दोनों की तलाश थी। और डिटेल्स ले लेते हैं, हमारी सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ हैं। पूजा, क्या डिटेल्स हैं? 2 अपराधियों को मार गिराने में यह कामयाबी कैसे हासिल की गई? मीमांसा, आपको बता दें पंजाब बेस्ड दोनों गैंगस्टर है। मई की 15 तारीख को जो है ये जयपाल भुल्लर और जसप्रीत खरार जो है, इन्होंने 2 सब इंस्पेक्टर को मार गिराया था लुधियाना में, और साथ ही वेपन स्नैचिंग का भी केस था। और पंजाब पुलिस की ओर से 10 लाख का इनाम भी इनके लिए अनाउंस किया गया था। उसके बाद ही खबर शेयर की जाती है बंगाल एसटीएफ के साथ, और आज 3:30 बजे ये न्यू टाउन इलाका, ये है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है शाहपुर जी। खबर मिलते ही टिप ऑफ पर यहाँ पे एसटीएफ के अफसर पहुंचते हैं, और जैसे ही खबर मिलती है उनको कि इस फ्लैट में है, वहां पर पहुंचने के साथ ही साथ जो है वो एसटीएफ के अफसरों पर फायरिंग करते हैं। रिटेलिएशन में एसटीएफ की ओर से जो है फायरिंग की गई और इन दोनों गैंगस्टर को मार गिराया गया है। पुलिस की ओर से पूरी तरीके से पुष्टि कर दी गई है। अगर हम मौके की आपको तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा है, क्योंकि कहा जा रहा है जिस फ्लैट में रह रहे थे वहां पे एक्सप्लोसिव्स पाए गए हैं, और साथ ही सीआईडी की टीम भी पहुंची है। आप देखिए ब्लू जैकेट से सीआईडी के अफसर यहाँ पर पहुंचे हैं। इस पूरे फ्लैट को जो है, इस पूरे टावर, जो टावर बी कहा जा रहा है, चारों ओर से घेर लिया गया है, और यहाँ पे एसटीएफ के अफसर भी पहुंचे हैं, सीआईडी के अफसर है, और तमाम सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर मौके पर हैं। साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस गन फाइट और इस एनकाउंटर के दौरान जो है एक एसटीएफ के अफसर को भी बुलेट इंजरीज आई है। उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है वो बिल्कुल स्टेबल है। लेकिन बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि 10 लाख का इनाम अनाउंस किया गया था पंजाब पुलिस की ओर से, और इस ज्वाइंट ऑपरेशन में जो है इन दोनों को मार गिराया गया है। मीमांसा जी, और इस फ्लैट में जो आपके पीछे हमें नजर आ रहा है, आप दिखा रहे हैं, वहां पर कई अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। कब से रह रहे थे ये अपराधी? देखिए अभी तक ये कोई इस बारे में जो है कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है पुलिस की ओर से, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो बाकी जो इस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से जो लोग रहते हैं उनसे बातचीत की जा रही है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि आखिरकार जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनमें कितना ज्यादा डर है, क्योंकि ये एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और चूंकि काफी दिनों से वो लोग यहाँ पे रह रहे थे, तो जाहिर तौर पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार इस कॉम्प्लेक्स में सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स किस लिहाज से लिए जा रहे हैं। और अगर चारों ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए ये सारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में जो लोग रहते हैं उनकी भीड़ यहाँ पे लगी है। काफी खौफ है उनमें, काफी डर है कि किस कदर यहाँ पर एंट्री दी गई थी इन क्रिमिनल्स को, कितने दिनों से रह रहे थे, रेंट पे रह रहे थे, आखिरकार कोई इंसाइडर है या नहीं। पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि किसकी मदद से उन